सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज हम पढ़ेंगे आइजा 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है सर, एनालिटिकल प्रोसीजर आज हम कवर करेंगे। आइजा 520। सर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं एनालिटिकल प्रोसीजर होता क्या है। सर जैसे कि हमने पढ़ा था कि ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं। ऑडिट प्रोसीजर हमने पढ़े थे, जैसे कि आइजा 500 के अंदर क्या था ऑडिट एविडेंस में। आइजा 500 कौन सा था? ऑडिट एविडेंस। सर इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि ऑडिट एविडेंस हासिल करने के दो तरीके। एक था टेस्ट ऑफ कंट्रोल और एक था सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के अंदर ऑडिट एविडेंस हासिल करने के दो तरीके, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर सर दो और बातें, एनालिटिकल प्रोसीजर्स और टेस्ट ऑफ डिटेल। ठीक है। और इन सबको करने का कॉमन मेथड, इन सबको करने का कॉमन मेथड वो क्या था? कायरो। वो था सर ये। ठीक है ना। अब बात ये है कि ये जो आज हम कवर करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये आज हम इसको करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है। ये एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है सर? एनालिटिकल प्रोसीजर जो होता है वो सर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर आ रहा होता है। ठीक है ना। ऑडिट प्रोसीजर में से जो एक प्रोसीजर है उसको बोला जाता है एनालिटिकल प्रोसीजर। सर एनालिटिकल प्रोसीजर का मकसद क्या होता है? एनालिटिकल प्रोसीजर का मकसद होता है सर रिलेशनशिप देखना। जैसे कि रिलेशनशिप देखना, जैसे कि किस तरीके से रिलेशनशिप देखना? सर इस तरीके से रिलेशनशिप देखना जैसे कि एक एक्सपेंस है, जैसे कि इधर फ्यूल एक्सपेंस है। फ्यूल एक्सपेंस है। ठीक है। हर साल फ्यूल एक्सपेंस को आता है 5 लाख। हर साल जिस एंटिटी का मैं ऑडिट कर रहा हूँ उसका हर साल फ्यूल एक्सपेंस आता है 5 लाख से लेके 6 लाख तक। तो इस साल भी एक्सपेक्टेड कितना आना चाहिए? हर साल पिछले 3 सालों में 2016 से लेके 2018 तक, ठीक है ना सर, ये इतना एक्सपेंस आया है। तो अब इस साल कितना एक्सपेक्ट, 2019 में कितना एक्सपेक्टेड होना चाहिए? एक्सपेक्टेड फ्यूल एक्सपेंस कितना होना चाहिए? सर एक्सपेक्टेड फ्यूल एक्सपेंस जो होना चाहिए वो इसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। या 5 लाख होना चाहिए, या 6 लाख होना चाहिए, या इसके बीच में होना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा 6,20,000 होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। ये मैंने क्या देखा, ये जो हर साल मैंने एक कंपैरिजन देखा कि इतना आता है, इसको मैं क्या बोलूंगा सर? ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस। सर ट्रेंड क्या है, हिस्ट्री क्या कह रही है? ट्रेंड क्या है, हिस्ट्री क्या कह रही है? ठीक है ना। ये एक रिलेशनशिप देखा, या मैंने इस तरीके से देखा, देखो कि रेंट, अगर मैं रेंट की बात करूं कि कंपनी रेंट एक्सपेंस, कंपनी के 4 ऑफिस हैं, चारों रेंट पे हैं। कंपनी के 4 ऑफिस हैं और चारों रेंट पे हैं। ठीक है ना। तो अगर ये चारों रेंट पे हैं, ठीक है ना, नॉर्मली कंपनी का क्या आता है? नॉर्मली भाई कंपनी का जो रेंट है वो, इसको मैं रिकैलकुलेशन भी कह सकता हूँ, इसको मैं एनालिटिकल प्रोसीजर भी कह सकता हूँ। 4 ऑफिस है और नॉर्मली जो रेंट है हर एक ऑफिस का वो कितना है सर? वो है अराउंड कोई 1 लाख। ठीक है ना। चारों का 1-1 लाख बराबर है। तो अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा एक एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा ना। बिल्कुल सर, ये एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। सर उसके बाद अगर मैं बात करूं सैलरी एक्सपेंस की, सैलरी एक्सपेंस की बात करूं तो उसके अंदर क्या हिसाब किताब होता है? अगर मैं सैलरी एक्सपेंस की बात करूं तो सर लेट सपोज मेरे पास 100 एम्प्लॉयज हैं, 100 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है ना। मेरे पास 100 नहीं करते हम ना,
सर मेरे पास कोई एम्प्लॉयज हैं, कोई 300, ठीक है, 300 एम्प्लॉयज, कंपनी के पास 300 एम्प्लॉयज हैं, मल्टीप्लाई बाय ऑन एवरेज। अब हर किसी की अलग अलग सैलरी होगी ना, हर एम्प्लॉय की, कंपनी के अंदर 300 एम्प्लॉयज हैं, हर किसी की अलग अलग सैलरी होगी, एक जितनी तो सैलरी होती नहीं है सबकी। तो मैं एक एवरेज उठा लेता हूँ सर, 300 एम्प्लॉयज हैं और ऑन एवरेज हर एम्प्लॉय की जो सैलरी हमने सबकी हर एम्प्लॉय की सैलरी जो उसका एवरेज ले लिया, वो सबका तकरीबन है सर कोई 1 लाख। तो कितना एक्सपेंस आना चाहिए सर? जो यहाँ पे अमाउंट आएगा वो आ जाएगा एक्सपेक्टेड, भाई एक्सपेक्टेड इतना आएगा, भाई एक्सपेक्टेड एक्सपेंस पूरे साल का इतना आना चाहिए, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा तो पूरे साल का एक्सपेक्टेड एक्सपेंस इतना आना चाहिए, ठीक है ना। हमारे हिसाब से एक्सपेक्ट इतना आना चाहिए। फिर मैं कंपेयर करता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो एक बात सुनो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये कौन सी इंफॉर्मेशन कहलाई जाती है? कि जो 1 लाख की सैलरी है सर, इसको कहलाया जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्पेक्ट करेगी, जो कि रुपीस फॉर्म में, जो कि रुपीस फॉर्म में, जो कि पैसों के फॉर्म में, जो रुपीस या डॉलर फॉर्म या इस तरीके से, जो कि पैसों के फॉर्म में, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन वो है, ये 300 जो एम्प्लॉयज हैं सर, ये अब ये तो रुपीस के फॉर्म में नहीं है ना सर, ये तो फिर मतलब एक करेंसी के फॉर्म में तो नहीं है, ठीक है ना सर। इसको क्या कहलाया जाएगा? नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर मैंने किया क्या, मैंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपेयर करके एक एक्सपेक्टेड अमाउंट निकाल लिया। इन दोनों के रिलेशनशिप को यूज करके मैंने एक एक्सपेक्टेड अमाउंट निकाल दिया। अब बात ये, इस एक्सपेक्टेड अमाउंट को कंपेयर करूंगा इन तीनों केसेस में। मैं करूंगा क्या, जो मेरा कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड अमाउंट है, जो मेरा कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड अमाउंट है उसको कंपेयर करूंगा मैं किससे? उसको मैं कंपेयर करूंगा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिकॉर्डेड अमाउंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिकॉर्डेड अमाउंट है, ठीक है। अब बात ये है कि सर इन दोनों में अब 100% डिफरेंस आएगा, 100% डिफरेंस आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन निकाली है। ये वो अमाउंट है जो कि एक्चुअल में रिकॉर्डेड है, लेकिन जो डिफरेंस आना चाहिए ना, वो रीजनेबल आना चाहिए, वो रीजनेबल आना चाहिए सर, इतना ज्यादा ना आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सर मेरी सैलरी अगर कोई निकली, मेरी सैलरी अगर कोई निकली, लेट सपोज मैंने एक एक्सपेक्टेड सैलरीज कैलकुलेट की, उसमें मेरी जो रिकॉर्डेड सैलरीज निकली वो कोई निकली सर 5.1 मिलियन सैलरीज निकली। अब जो इनकी जो निकली, अब जो रिकॉर्डेड है वो कितनी होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 5.2 सर, 5.2 या सर 5.5, इतनी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये भी चलेगा, या सर इससे कम होनी चाहिए। जैसे कम मतलब कितनी सर? 4.9, या सर 4.4। ये ना इतना डिफरेंस चलेगा भाई, ये रीजनेबल है, ठीक है ना। हाँ भाई खैर है, इतना रीजनेबल, क्योंकि मैंने एक एक्सपेक्टेशन निकाली है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल प्रोफेशनल जजमेंट है, क्योंकि मैंने एक एक्सपेक्टेशन निकाली है। देखो मैंने ऑन एवरेज बेसिस पे सैलरी ली है। अब मैंने सबका एवरेज उठा लिया, तो डिफरेंस तो आना है भाई, डिफरेंस अगर इतना आएगा तो ठीक है। लेकिन सर लेकिन बात ये है कि अगर अगर मेरा डिफरेंस जो है वो इतना, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर ये रिकॉर्डेड है तो सही है, लेकिन अगर मेरा डिफरेंस कोई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड अमाउंट है वो कोई 6 मिलियन है सर, वो कोई मतलब 5.9 मिलियन है। तो अब ना ये जो है ना, ये रीजनेबल डिफरेंस नहीं है। इसके लिए जब भी इस तरीके की बात होगी, जब भी एक्सपेक्टेड अमाउंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिकॉर्डेड अमाउंट से मैं कंपेयर करूंगा, तो सर मैं देखूंगा क्या डिफरेंस रीजनेबल है। रीजनेबल है तो ठीक है, अगर रीजनेबल नहीं है
ठीक है ना, एवरेज का फर्क इतना तो नहीं आ सकता ना, एवरेज का फर्क तो इतना नहीं आ सकता, डिफरेंस तो आना ही आना है क्योंकि एक्सपेक्टेड अमाउंट है। पर अगर इतना डिफरेंस है तो सर उसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर इन्वेस्टिगेट करूंगा, इन्वेस्टिगेट करूंगा, मजीद डेटा को चेक करूंगा, मजीद डेटा को चेक करूंगा, क्योंकि सर ये जो है ना, ये अनयूअल सी बात है, ये अनयूअल सी बात है। ये कौन सी बात है, अनयूअल, ये जो बात है ना, ये अनयूअल रिलेशनशिप हो गया, ये अनयूअल रिलेशनशिप हो गया। इतना इंक्रीज कैसे हो सकता है, इतना इंक्रीज कैसे हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ना ऑडिट कहा गया, आप इन्वेस्टिगेट करो। तो अब बात ये है कि मैं अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक ये पढ़ा कि यार ऑडिट एविडेंस हमारा जो स्टैंडर्ड है उसका नाम है आयदा 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। ऑडिट एविडेंस हासिल करने के दो तरीके, सर टीओसी एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर दो बातें, एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल। सर टेस्ट ऑफ डिटेल और इन तीनों को इसको और सर और इसको दोनों को करने के कॉमन तरीके कौन से, कायरो, कायरो के अंदर इसको क्या बोला जाता है, ऑडिट प्रोसीजर। कायरो के अंदर आज हम कवर कर रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। सर एनालिटिकल प्रोसीजर क्या चेक करता है, रिलेशनशिप चेक करता है, एक एक्सपेक्टेशन बनवा रहा होता है। जैसे कि सर हम रिलेशनशिप बना रहे होते हैं, जैसे कि आप देखें फ्यूल एक्सपेंस में वेरीफाई करने जा रहा हूँ, एक क्लाइंट है जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ 2019 का, मैंने चेक किया कि 2016 से लेके 18 तक, इन 2 सालों में, मतलब 3 सालों में, 16, 17, 18, सर जो एक्सपेंस रहा है नॉर्मली 5 लाख से लेके 6 लाख तक रहा है, इसके बीच में, इसके दरमियान में एक्सपेंस रहा है फ्यूल का एक्सपेंस। तो इस साल भी कितना होना चाहिए, सर इसके बराबर में ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरा एक्सपेक्टेड है यार इसके बराबर में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, या इससे चलो ठीक है 6,20,000 तक भी चला गया तो कोई मसला नहीं है। ये मैंने क्या चेक किया, ट्रेंड एनालिसिस, और मैंने इसके पीछे का ट्रेंड देख के, ये है ट्रेंड एनालिसिस के पीछे से हिस्ट्री क्या सजेस्ट करती है कि क्या होता आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से मैंने एक्सपेक्टेड फ्यूल एक्सपेंस एक कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं बात करूं कि कंपनी के रेंट एक्सपेंस आता है, उसकी कंपनी के 4 ऑफिस हैं, तो मैंने क्या किया, 4 ऑफिस, और सर हर ऑफिस का 1 लाख रेंट, और ये 12 महीने, तो एक एक्सपेक्टेड रेंट मिल गया मुझे साल का। उसी तरीके से अगर मैं सैलरी की बात करूं, तो सर 300 कंपनी के एम्प्लॉयज रहे हैं, ठीक है ना, 300 कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, जैसे कि सर इसके अंदर एम्प्लॉय आए भी होंगे, गए भी होंगे, ठीक है ना, एम्प्लॉयज कंपनी के आए भी होंगे, पूरे साल में जो एवरेज एम्प्लॉयज रहे हैं ना, एवरेज, ठीक है ना, क्योंकि किसी मंथ में एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया होगा, किसी मंथ में एम्प्लॉय ने छोड़ के गए होंगे, तो एवरेज मैंने उठा लिया कि पूरे साल में एवरेज एम्प्लॉयज कितने थे, और हर एम्प्लॉय की अलग अलग सैलरी होती है, तो मैंने एक एवरेज उठा लिया, हर एम्प्लॉय की सैलरी ऑन एवरेज कितनी है, हर एम्प्लॉय की सैलरी ऑन एवरेज कितनी है, तो मैंने सर मल्टीप्लाई करके एक एक्सपेक्टेड अमाउंट निकाल लिया, एक एक्सपेक्टेड अमाउंट निकाल दिया। ये एक्सपेक्टेड सैलरी एक्सपेंस मेरे हिसाब से होना चाहिए। अब इसके अंदर मैंने सैलरी कैलकुलेट करने के लिए, सैलरी की एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसको क्या बोलूंगा, ये जो सैलरी है, जो एवरेज ऑन ऑन एवरेज सैलरी जो मैंने ली है, इसको बोलूंगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब जो कि करेंसी वाली बात हो रही है, जो कि पैसों वाली बात हो रही है, रुपीस फॉर्म में, डॉलर फॉर्म में, पाउंड स्टर्लिंग में, तो सर इसको बोला जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये कौन सी है सर, 300 एम्प्लॉयज, इसको बोला जाता है नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये एम्प्लॉयज है, ये रुपीस वाला, ये डॉलर वाला सीन नहीं है, ठीक है। अब सीन ये होता है कि सर जब मैं तीनों केसेस में एक एक्सपेक्टेड अमाउंट, मैंने रिलेशनशिप को कंपेयर करके एक एक्सपेक्टेड अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब इस एक्सपेक्टेड अमाउंट को मैं किससे कंपेयर करूंगा, ये मेरा वाला एक्सपेक्टेड अमाउंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिकॉर्डेड अमाउंट है उससे मैं क्या करूंगा, सर कंपेयर करूंगा। अब कंपेयर करूंगा तो जाहिर सी बात है कि डिफरेंस आएगा ही आएगा, क्योंकि मेरा कैलकुलेट किया हुआ ऑन एवरेज बेसिस है। तो सर वो जो डिफरेंस आना चाहिए, जैसे कि मेरा कैलकुलेट किया हुआ सैलरी 5.1 मिलियन है, अब सर या तो 5.2 मिलियन आए, या तो 5.5 आए, या तो 4.9 आए। तो इस हद तक ना ये प्रोफेशनल जजमेंट में हम जज कर लेते हैं, उसके हिसाब से हर किसी की अपनी होती है। मेरे हिसाब से अगर इतना डिफरेंस आ रहा है, अगर ये रिकॉर्डेड है तीनों में से कोई भी, ये रिकॉर्डेड है तीनों में से कोई, तो इसका जो डिफरेंस है ना, अब इतना नहीं है, अब इन तीनों का डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है, तो सर मेरे लिए ये रीजनेबल रहेगा। लेकिन कब
कब डिफरेंस रीजनेबल नहीं रहता है, जब 6 मिलियन आ गया, हमारा एक्सपेक्टेड 5.1 मिलियन, ये 6 मिलियन, ठीक है ना, हमारा एक्सपेक्टेड 5.1 मिलियन, ये 9 मिलियन, 8 लाख का फर्क, 9 लाख का फर्क। तो जब भी डिफरेंस रीजनेबल ना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं सर, हम करते हैं इन्वेस्टिगेट। इसको क्या बोला जाता है, अनयूजुअल रिलेशनशिप। बात यह है कि एनालिटिकल प्रोसीजर जो होते हैं सर, वो उसके लिए हमें किस तरीके से डेटा को यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, कब कब हम एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर सकते हैं सर, जब जब सर कब कब हम यूज कर सकते हैं, जब डेटा, जब हर किसी को हर चीज को वेरीफाई करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर यूज नहीं हो सकता, जब डेटा को प्रिडिक्ट किया जाए, जब फ्यूचर के एक्सपेंस को मतलब एक एक्सपेंस को प्रिडिक्ट किया जाए कि 2018 में, 17 में, 19 में ये हुआ था तो 20 में कितना होगा, जब एक प्रिडिक्ट किया जाए, ठीक है ना, जब एक चीज को प्रिडिक्ट किया जाए उसके लिए मैं सर एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर सकता हूँ, वरना मैं नहीं कर सकता। वरना फिर क्या करूंगा सर, वरना बाकी जो और प्रोसीजर्स हैं, कंफर्मेशन हो गई, इंक्वायरी हो गई, और सर इंस्पेक्शन हो गई, ठीक है ना, रिकैलकुलेशन हो गई, रीपरफॉर्मेंस हो गई सर, उसके अलावा आपकी ऑब्जर्वेशन हो गई, बाकी आप चीजें कर लें, जरूरी तो नहीं एनालिटिकल प्रोसीजर कर लें, लेकिन एनालिटिकल प्रोसीजर उन चीजों के लिए किया जाता है जो कि प्रिडिक्ट हो सके। जैसे कि मैं आपको ये बताऊं, मुझे अपना जीपी मालूम करना है, जीपी की प्रिडिक्शन बनानी है सर, जैसे कि कंपनी की सेल हुई, ठीक है ना, अब हर साल कंपनी के सेल पे जो होती है ना, कंपनी के 100 रुपए के सेल पे या जितने, उस पे कंपनी क्या करती है, 10% का प्रॉफिट रखती है, 10% का प्रॉफिट रखती है। हर प्रोडक्ट पे मार्जिन जो रख रही होती है ना, हर सेल पे जो मार्जिन रखती है वो 10% रखती है। तो इसका मतलब अगर कंपनी ने 9 लाख की सेल की और अगर उस पे 10% का मार्जिन रखा, तो फायदा कितना होना चाहिए सर, फायदा कितना होना चाहिए सर, 90,000। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा सर जीपी होगा, इस हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये क्या मैंने किया, ये मैंने प्रिडिक्ट किया, ये मैंने प्रिडिक्ट किया। दूसरी चीज, एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करने के लिए वहां पे अप्लाई होगा जहाँ प्रिडिक्शन होगी। दूसरी चीज, जो एनालिटिकल प्रोसीजर करने के लिए आप डेटा यूज करेंगे, वो डेटा जो यूज करेंगे क्या वो रिलायबल है, क्या वो सही है सर, कैसे कैसे सर, जैसे कि आपने सेल पे 10% लगाया, जैसे कि आपने सेल पे 10% लगाया, तो ये वाकई आपको पता है कि ये 10% है भी कि नहीं, ये जो आपने 9 लाख की सेल उठाई, क्या वाकई सेल 9 लाख है या नहीं। दूसरी चीज सर, ये जो आपने 300 एम्प्लॉयज उठाए, एवरेज उठाया 300, पूरे साल में तो 300 नहीं रहे होंगे ना, कभी 300 से ज्यादा होंगे, कभी 300 से कम होंगे, तो क्या वाकई ये 300 एम्प्लॉयज, वाकई सर ये 300 एम्प्लॉयज थे कि नहीं। दूसरी चीज, क्या आपने ऑन एवरेज इनकी जो सैलरी कैलकुलेट की वो 1 लाख की, क्या वाकई ये एवरेज 1 लाख है कि नहीं। अगर ये सही होंगे, अगर ये सही होंगे तो एक्सपेक्टेड अमाउंट सही आएगा, अगर ये सही नहीं होंगे तो एक्सपेक्टेड अमाउंट सही नहीं आएगा। सर इन दोनों को यूज करके मैं क्या क्या कैलकुलेट करूंगा, एक प्रिडिक्टेड प्रिडिक्टेड है तो एनालिटिकल प्रोसीजर लगाऊंगा, डेटा रिलायबल है तो ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर मेरा सही जाएगा तो कैलकुलेट हो जाएगा मेरा एक्सपेक्टेड अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा सर रिकॉर्डेड अमाउंट से, रिकॉर्डेड अमाउंट से जब कैलकुलेट करूंगा तो डिफरेंस आ जाएगा, जब डिफरेंस आएगा तो अगर रीजनेबल है तो ठीक है, रीजनेबल है तो ठीक है, अगर नॉन रीजनेबल है, भाई ये रीजनेबल नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा सर, इसके लिए मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, इन्वेस्टिगेट करके बोलूंगा भाई ये क्या सीन है, इसको क्यों आपने गलत किया है, ठीक है ना, तो उसको ठीक करवा लूंगा। अब देखो, एनालिटिकल प्रोसीजर जो यूज होता है ना, वो ऑडिटर यूज करता है 3 स्टेजेस पे, ऑडिट के 3 स्टेजेस पे एनालिटिकल प्रोसीजर ऑडिटर यूज कर रहा होता है। सर कौन कौन सी स्टेज पे, एट द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, स्टार्ट ऑफ ऑडिट, सर ड्यूरिंग द ऑडिट, ठीक है, और सर ये एट कंक्लूजन स्टेट,
8 कंक्लूजन स्टेज। ठीक है, बात ये है कि सर स्टार्ट ऑफ ऑडिट में ऑडिटर, इसको मैं क्या बोलता हूँ ऑडिट की लैंग्वेज में, पार, प्रीलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर, पार बोलता हूँ इसको मैं, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले। ठीक है ना, इसको बोलता हूँ मैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है ना सर, इसको बोलता हूँ मैं केप, कंक्लूडिंग एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है ना, इसको बोलता हूँ मैं केप। अब सीन ये है कि सर यहाँ पे मैं क्यों करता हूँ, ये 3 जगहों पे क्यों इस्तेमाल करता हूँ सर, यहाँ पे मैं इस्तेमाल करता हूँ इस वजह से ताकि मैं अंडरस्टैंडिंग ले सकूँ, अंडरस्टैंडिंग कैसे ले सकूँ, जब मैं क्या करता हूँ, जब जैसे मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी जिम्मेदारी, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जिम्मेदारी किसकी, मैनेजमेंट की। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी मतलब आयजा 315 भी कहता है, जो कि हम पढ़ के आए हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट, कि आप एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करके अंडरस्टैंडिंग ले लो, जैसे कि मैं रिस्क असेस कर सकूं, रिस्क असेसमेंट कर सकूं, जैसे कि कैसे रिस्क असेसमेंट कर सकूं, मुझे मिल गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें सेल पूरी एक इंडस्ट्री है, जैसे कि अभी एक बात करूं कि एक पूरी एक इंडस्ट्री है, ठीक है ना, पूरी एक इंडस्ट्री के अंदर सर हुआ क्या है सीन, कि वहां पे जैसे अभी कोरोना आ गया, उसकी वजह से जो भी फ्यूल वाली इंडस्ट्री थी, जो भी ये ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्रीज थी, इनकी सेल जो थी, इनका जो रेवेन्यू था, सबका क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए पूरी। सर ऑयल एंड गैस की जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे शेल पाकिस्तान हो गया, बाइको पाकिस्तान हो गया, इन सब का क्या होना चाहिए सर, रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज हुआ है। इन सब का रेवेन्यू सर क्या हुआ है, इन सब का रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है, इन सब का रेवेन्यू कम हुआ है। तो लेट सपोज मैं ऑडिट कर रहा हूँ सर शेल पाकिस्तान का, तो इसका भी रेवेन्यू क्या होना चाहिए सर, डिक्रीज होना चाहिए। मैं ये क्या कर रहा हूँ, इंडस्ट्री से इंडस्ट्री कंपेयर कर रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, इंडस्ट्री से इंडस्ट्री कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना, पूरी पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ऑयल एंड गैस का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना, कोरोना की वजह से। तो सर अब सीन ये है कि जिस एंटिटी का मैं ऑडिट कर रहा हूँ शेल पाकिस्तान का, उसका भी रेवेन्यू क्या होना चाहिए सर, उसका भी रेवेन्यू डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि मैं अल्टीमेटली जिस पूरे इंडस्ट्री का अगर एक चीज डिक्रीज हुई है, तो अल्टीमेटली हमारी जिस कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं, उसका भी क्या होना चाहिए सर, उसका भी डिक्रीज होना चाहिए, उसका भी डिक्रीज होना चाहिए। अब लेकिन उसका इंक्रीज हो रहा है, उसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो सर इन दैट सिनेरियो अब आपके दिमाग में ये आएगा कि यार पूरी इंडस्ट्री एक तरफ जा रही है, जिस एंटिटी का मैं ऑडिट कर रहा हूँ वो दूसरी तरफ जा रही है, ये क्या हिसाब किताब है, उसका क्यों इंक्रीज हो रहा है। तो ये मतलब यहाँ पे ना अनयूजुअल चीज आ गई, ठीक है ना। अभी आप एट द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट में ना आपने ये फैसला कर लिया कि ये ना यहाँ पे ना रिस्क ज्यादा है, यहाँ पे गलतियां होने के चांसेस हैं, तो आप ना इस तरीके से प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर करते हो स्टार्ट ऑफ द ऑडिट में अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, ठीक है ना। दूसरी चीज सर, ड्यूरिंग द ऑडिट में एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करता हूँ एविडेंस लेने के लिए। एविडेंस लेने के लिए कैसे, कैसे, जैसे कि ऊपर मैंने जो तीनों एग्जांपल ली ना, ये एविडेंस लेने के लिए थी। कोई भी हेड में वेरीफाई कर रहा हूँ मैं सर, हेड वेरीफाई कर रहा हूँ सैलरी एक्सपेंस, मैं हेड वेरीफाई कर रहा हूँ सैलरी एक्सपेंस। अच्छा एक बात सुनो, अभी मेरा ऑडिट जो जिस पीरियड का कर रहा हूँ 2019 का कर रहा हूँ, 2018 के अंदर मैं ऑडिट कर रहा हूँ 2019 का, ठीक है। मैं अभी इसमें ना सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, ड्यूरिंग द ऑडिट में सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहा हूँ सर, सैलरी एक्सपेंस को वेरीफाई करने के लिए। ड्यूरिंग द ऑडिट सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों यूज होता है सर, इस वजह से यूज होता है कि एविडेंस हम ले सकें कि क्या सैलरी एक्सपेंस सही है कि नहीं, टू ऑब्टेन एविडेंस, ठीक है ना। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए ड्यूरिंग द ऑडिट में किया जा रहा है। प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों किया जाता है एट द स्टार्ट ऑफ ऑडिट सर, रिस्क तलाश करने के लिए, ठीक है ना सर, अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, क्लाइंट क्या कह रहा है, ठीक है ना। अब बात ये है
क्योंकि शुरू में ना मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के जो भेजती है वो मैनेजमेंट भेजती है ना, फिर उसको मैं चेक कर रहा होता हूँ कि कौन कौन सा किस किस चीज का किस किस तरीके से रिलेशनशिप है, ठीक है ना। अभी मैं ड्यूरिंग द ऑडिट स्टेज में मैं सैलरी एक्सपेंस वेरीफाई करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, उस पर सेव कर रहा हूँ। 2018 में जो मेरा ऑडिट पीरियड पीरियड क्या है, 2019, 2018 में जो एक्सपेंस आया सैलरी का वो आया कोई सर 20 मिलियन। अब एक बात बताओ, अगर ना कोई सैलरी एक्सपेंस में, सैलरी का जो एक्सपेंस होता है वो बढ़ता या सर इंक्रीज या डिक्रीज क्यों होता है, उसकी वजह क्या होती है? सर उसकी वजह होती है इंक्रीमेंट लगना, एम्प्लॉयज की सैलरी में इंक्रीमेंट लगना, सर एम्प्लॉयज को बोनस मिलना, ईद बोनस मिल गया या परफॉर्मेंस बोनस मिल गया, ये सारे बोनस मिलना। सर उसकी एक और वजह होती है एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं जिनको हम बोलते हैं लीवर्स, तो उनकी वजह से हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। सर नए एम्प्लॉयज ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनर्स, सर इनकी वजह से सैलरी एक्सपेंस बढ़ जाता है। इसके अलावा तो और कोई नहीं होता ना सर। अगर नॉर्मल हालात में, नहीं सर नहीं होता, अगर नॉर्मल हालात में ना इंक्रीमेंट लगता, ना बोनस मिलता, ना कोई छोड़ के जाता, ना कोई ज्वाइन करता, तो कितना एक्सपेंस होता? सर मेरा एक्सपेंस होता 20 मिलियन, मेरा एक्सपेंस होता 20 मिलियन। अगर ना कोई छोड़ के जाता, ना कोई सर ज्वाइन करता, ठीक है ना, ना कोई छोड़ के जाता, ना कोई ज्वाइन करता, ठीक है ना, ना कोई छोड़ के जाता, ना कोई ज्वाइन करता। सर उसके अलावा आप अगर सैलरी की डेफिनेशन भी देख लें तो इसके अंदर सब कुछ आ गया है, वो बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है ना। अब बात ये ग्रॉस सैलरी है, ये एक तरीके से ग्रॉस सैलरी है, ठीक है। अब बात ये है कि ग्रॉस सैलरी एक्सपेंस रिपोर्ट हो रही होती है, ठीक है ना। सर इंक्रीमेंट ना इंक्रीमेंट लगा पूरे साल, अगर 2019 के अंदर, अगर 2019 के अंदर जिसकी मैं एक्सपेक्टेड अमाउंट निकाल रहा हूँ, ना कोई छोड़ के जाता, ना कोई ज्वाइन करता, ना बोनस मिलता, ना इंक्रीमेंट लगता, कितना एक्सपेंस होता? 20 मिलियन। चले ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने एक्सपेक्टेड निकालने के लिए मैंने क्लाइंट से पूछा आपने कोई इंक्रीमेंट लगाया? उन्होंने बोला हाँ इंक्रीमेंट लगाया। मैंने हर एम्प्लॉय वाइज हर एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय, लेट सपोज क्लाइंट के कोई 100 एम्प्लॉय है, हर एम्प्लॉय का नाम और उसके अगेंस्ट उसकी ग्रॉस सैलरी पे कितना इंक्रीमेंट लगा, मैंने सर वो कैलकुलेशन ले ली। मैंने वो कैलकुलेशन ले ली। क्लाइंट के कितने एम्प्लॉयज हैं? सर 100 एम्प्लॉयज, हर एम्प्लॉय पे कौन से महीने में कितना परसेंट सैलरी पे इंक्रीमेंट लगा। तो मैंने क्या किया, देखो जैसे कि एक एम्प्लॉय की सैलरी थी 10,000, जैसे कि एक एम्प्लॉय की सैलरी थी 10,000, उस पर इंक्रीमेंट लगा कोई 5%, ठीक है ना। तो सर ये कितना हो गया उसका, 10,000 का 5% कितना हो गया बताओ? 500, 500, ठीक है ना। मैंने क्या किया सर, अब देखो ये 500 हुआ, अब ये एक एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट 10,000 में 5%, 500 हुआ, इसी तरीके से दूसरे का भी होगा, इसी तरीके से तीसरे 100 का ही होगा, इसी तरीके से पूरे 100 का 100। अब ये इंक्रीमेंट लगा कौन से महीने में? सर ये लगा कंपनी का ईयर एंड दिसंबर, ठीक है ना, और ये लगा सर कोई सितंबर के महीने में। अब बताओ ये सितंबर के महीने में लगा, मतलब अब सैलरी कितनी हो गई सर? अब सैलरी हो गई 10,500। अब ये 10,000 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना इसके अंदर, जो एक्स्ट्रा इफेक्ट पड़ा है वो कितना पड़ा है? 500 का। अगर मैं इस 500 को मल्टीप्लाई कर दूं, कितने महीने का पड़ा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीनों का। तो ये कितना बन गया सर? ये बन गया 2,000। इसी तरीके से सबका मैंने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। जब मैंने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया तो सर मुझे क्या मिल गया? एक सर इंक्रीमेंट का कैलकुलेटेड अमाउंट, एक्सपेक्टेड अमाउंट, इंक्रीमेंट की कैलकुलेशन मिल गई। उसी तरीके से मैंने बोनस का भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर लिया, तो बोनस का भी मुझे मिल गया। अब देखो ये ही वो चीज है कि क्या सैलरी प्रिडिक्टिव हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या सैलरी की प्रिडिक्शन, एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए जो डेटा मिल रहा है वो रिलायबल है? दूसरा पढ़ा था ना हमने, ये ऊपर पढ़ा था ना हमने, यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, डेटा रिलायबल होना चाहिए। डेटा रिलायबल है, डेटा ही सही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? अब बताओ अगर इंक्रीमेंट का डेटा यहाँ पे सही नहीं दिया हो तो क्या मैं ये अमाउंट कैलकुलेट कर पाऊंगा? नहीं सर। अब सर क्या जो छोड़ के गए हैं, मैंने हर जो भी बंदे आपके ड्यूरिंग द ईयर छोड़ के गए हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड है।
तो मुझे इसका इफेक्ट उनमें से लेस करना है। ये क्या करूंगा, ये सर ऐड करूंगा, ये क्या करूंगा, ये ऐड करूंगा। जो छोड़ के गए हैं उसका इफेक्ट लेस करना है, वरना सैलरी बढ़ जाएगी। तो मैं सारे उनके नाम ले लिए जो छोड़ के गए हैं, कौन से महीने उनकी ग्रॉस सैलरी कौन कितनी थी, कौन से महीने से वो छोड़ के गए हैं, कौन से महीने से वो छोड़ के गए हैं, उससे जिन महीने से वो छोड़ के गए हैं सर, वो इफेक्ट मैंने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है ना, क्योंकि यही बंदे यहाँ पे शामिल हैं, 2019 में होंगे वो। ठीक है ना। तो सर ज्वाइनर्स, जो बंदे ज्वाइन किए हैं, जिन बंदों ने ज्वाइन किया है, मैंने क्या किया सर, उनके भी नाम ले लिए, उनकी भी ग्रॉस सैलरी ले ली, उनको मल्टीप्लाई करके उनका इफेक्ट यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये तो लास्ट ईयर वाली ये वाली सैलरी है, ये वाली सैलरी है सर, ये वाली सैलरी है 2018 की। ठीक है ना। अब बात ये ज्वाइनर्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड अमाउंट, एक्सपेक्टेड अमाउंट। ठीक है ना, ये एक एक्सपेक्टेड अमाउंट मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा। सर किससे कंपेयर करूंगा, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो पीएनएल के अंदर, सर पीएनएल के अंदर जो रिकॉर्डेड है एक्सपेंस, पीएनएल के अंदर जो रिकॉर्डेड है एक्सपेंस, उससे कंपेयर करूंगा। और मैं सर उस पे क्या कर लूंगा, उनसे पूछूंगा भाई ये जो है ना, ये डिफरेंस क्यों आया है इतना, अगर नहीं है इतना तो मैं छोड़ दूंगा, सैलरी मेरा वेरीफाई हो गया, बात खत्म हो गई, सैलरी पे मुझे एविडेंस मिल गया। ठीक है ना। अब सर बात ये कि इसी तरीके से ना मैं ड्यूरिंग द ऑडिट में एविडेंस हासिल करने के लिए करता हूँ। कंक्लूजन स्टेज में मैं क्यों यूज करता हूँ, केप जिसको बोला जाता है सर, इस वजह से बोला जाता है। अब देखो मैंने पूरा ऑडिट कर लिया, मैंने पूरा ऑडिट कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा मेरे पास अब ऑडिटेड आ चुकी है, जिस पे मैंने पूरा ऑडिट कर लिया है, जिसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने हर चीज देख ली है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ एक दफा दोबारा देखना चाह रहा हूँ, जैसे पार के अंदर देखा कि जैसे अंडरस्टैंडिंग शुरू शुरू में देखा एट द स्टार्ट ऑफ ऑडिट, अब कंक्लूजन के वक्त देखना चाह रहा हूँ कि मैंने पूरा ऑडिट चेक कर लिया, हर फिगर को मैंने वेरीफाई कर लिया। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरी असेसमेंट सही है, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है, क्या जो मैंने ऑडिट करके जो अपने दिमाग में अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है कि क्या वो सर उसका एक अनयूअल तो नहीं है, वो सर रीजनेबल है, जो मैंने जैसा सोचा है वैसे ही है ना, कोई चीज ऐसे तो नहीं है जो कि अनयूअल हो, स्टिल मेरे से रह गई हो। तो एक दफा चेंज करने के लिए, एक दफा चेक करने के लिए मैं कंक्लूजन स्टेज पे मैं चेक कर रहा होता हूँ दोबारा। ठीक है ना, कहीं कोई चीज मुझसे रह तो नहीं गई इस वजह से। ठीक है, तो सर ये है हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर्स। आ जाए इसको अब हम रीड कर लेते हैं यहाँ से, ये हम इसके सारे पास पेपर करेंगे। सर आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करें, ये पूरा आप रीड करें। ठीक है ना, ये आप पूरा आप रीड करेंगे, यूज एंड पर्पसेस ऑफ, ये पूरा आप रीड करेंगे, ये सारा हमने कर लिया है। ठीक है ना, ये पूरा आप रीड करें। ठीक है, ये वो बातें हैं जिनकी वजह से एनालिटिकल प्रोसीजर यूज नहीं हो सकता है, जिनकी वजह से एनालिटिकल प्रोसीजर यूज नहीं हो सकता है। ठीक है ना, सर आप इसको पूरे को यूज करें और फिर पूरा रीड करें, पूरा 100% पूरा एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करें, ये पूरा हैंड आउट। उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे बताएं, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आपको तकरीबन 20 मिनट दे रहा हूं, आप इसको रीड करें, कोई चीज समझ में नहीं आ रही मुझे बताएं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है।